हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है अव्यान आईएएस के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ज्योति और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, कल के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था? फीमेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, उसमें क्या देखा था हमने? फीमेल के क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, किसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, एंड हमने क्या देखा था? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मासिक धर्म बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, जो हर महीने ब्लीडिंग होती है वो। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो उसमें कौन कौन से हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ओवरी में आपके कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सब हमने क्या किया था, उसमें पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है एंड सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, कि कौन लड़का है कौन लड़की है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ होने से या फिर पहले बोलें तो सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसा होता है। तो आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अब क्या है, उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होती है तो उस टाइम पे क्या है, अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी क्या होनी चाहिए? हाइजीन बहुत रखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्या होगा, अगर साफ सफाई नहीं है, ठीक है, अब नहाते नहीं हैं, ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियों को क्या कर देते हैं, किचन में नहीं जाने देते। आज भी बहुत सारे ऐसे इलाकों में है जहाँ पे क्या होता है, जब भी लड़कियों को पीरियड्स होते हैं उनको क्या क्या कर देते हैं, घर में बाहर सुलाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, किचन में नहीं जाने देते, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, पूजा नहीं करनी, ये नहीं करना वो नहीं करना, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, जिससे क्या हो रही है, पूरी अर्थ है जो अभी जो ह्यूमन स्पीशीज है जो पूरी वो बची हुई है। ठीक है, पूरी ह्यूमन स्पीशीज जो है कि इससे इससे क्या होता है, आपका क्या होता है, इससे रिप्रोडक्शन की मेन प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन में आपका जिसको जिसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है उसको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसको क्या हो जाएगा, जिसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है उसमें क्या हो जाएगा, कोई ना कोई फॉल्ट है, कोई ना कोई डिजीज है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हर महीने हो रही है, इसीलिए क्या हो रहा है, एक वुमेन हेल्दी है। ठीक है, तो देखते हैं, इसीलिए हाइजीन का होना बहुत ज़रूरी है। और क्या करते हैं जो ये पुराने ख्यालात के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो घर में गांव में जो ये लोग क्या करते हैं, आज भी लड़कियों को बाहर कर देते हैं, बट ये गलत बात है। क्या होना चाहिए, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, एक लड़की उस टाइम पे किस पेन से गुजरती है, ठीक है, उस टाइम पे क्या क्या हार्मोन्स के अंदर चेंजेस हो रहा है, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सैनिटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटेशन क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, उसमें क्या करना है आपको, टेक बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली। ठीक है, क्या करना है, रोज नहाना है और क्या करना है, अपने आप को क्लीन रखना है। जितना अपने आप को क्लीन रखोगे उतना क्या होगा, बैक्टीरिया वायरसेस जो क्या होंगे उस टाइम पे आपको नहीं लगेंगे, तो वो क्या होगा, आपकी सेफ्टी के लिए रहेगा। क्यों, उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि बहुत उस टाइम पे ये होता है कि आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें लग सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अपने आप को सबसे पहले क्लीन रखना है। ठीक है, देन यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। ठीक है, अब क्या करना है उस टाइम पे, सैनिटरी नैपकिन जो पैड्स वगैरह आते हैं, आपने बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे टीवी में। ठीक है तो क्या होता है उस टाइम पे पैड्स, अब भी क्या होता है, कुछ लड़कियां जो गांव के एरिया में रहती हैं अभी भी कपड़ा यूज कर रही हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे आपके बैक्टीरिया जो हमें नहीं दिखते हैं नॉर्मली जनरली आईज से, तो वो क्या हो रहे हैं, उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चाहे आप कितना साफ सुथरा रहे, कपड़े में ऑलरेडी वो रहेंगे ही। ठीक है, अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं वो। ठीक है, वो बैक्टीरियाज वगैरह हो गए और भी जर्म्स वगैरह हो गए जो क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, आपको आपको यूट्रस की बीमारी हो सकती है, जिससे आपको आगे दिक्कत आएगी। कब दिक्कत आएगी, प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, उससे उसीलिए क्या करते हैं, कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन्स यूज करनी चाहिए, यानी कि पैड्स वगैरह यूज करनी चाहिए। ठीक है, पैड्स वगैरह क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं,
वो ऑलरेडी क्या होते हैं, क्लीन्ड होते हैं, जर्म्स फ्री होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जर्म, इतने उनको क्लीन रखा जाता है कि वो क्या होते हैं, जर्म्स फ्री होते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आपको सैनिटरी नैपकिन्स या पैड्स यूज करने चाहिए। आपने मूवी तो देखी होगी, कौन सी, पैडमैन मूवी देखी होगी आप लोगों ने, अगर जिस जिसने नहीं देखी है जाके देखना। वो क्या करता है, अपने खुद के पैड्स अपने मतलब घर पे बनवाता है, ठीक है। एक बड़ी फैक्ट्री वहीं से खोल लेता है और हर महिला को वहां से घर घर जाके पैड्स बेचता है, ठीक है। और क्योंकि उसको क्या, उसको दिख रही है अपनी वाइफ की दिक्कत दिख रही है कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, ऐसे ही हर इंसान को क्या होना चाहिए, उसके लिए, एक लड़की के लिए अपनी, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसकी मम्मी हो, चाहे कल को वाइफ आने वाली हो, ठीक है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा क्या होना चाहिए उनके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या एक एक मेथड है कि आप उनको क्या कर सके, सेफ रख सके, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ठीक है। तो क्या आपको क्या करना है, सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स, वो क्या करना है आपको एवरी 4 to 5 आवर्स, 4 या 5 घंटे में चेंज करना है, हर ये 4 या 5 घंटे में चेंज करना है, वरना उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ अपने आप होनी शुरू हो जाती है। क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ अपने आप होनी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है, हर 4 या 5 घंटे में पैड को यूज करके मतलब चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है को डिस्पोज करें अच्छी से, यूज सैनिटरी पैड्स नेपकिन्स प्रॉपरली, रैपिंग इट विद अ यूज्ड पेपर, ठीक है। उसको अच्छे से एक पेपर में रैप करके उसको डस्टबिन में आराम से अच्छे से डालें, ठीक है। डू नॉट थ्रो यूज नैपकिन्स ड्रेन पाइप और टॉयलेट्स में ना डालें, ठीक है। और ओपन एरिया में क्या करते हैं, बहुत सी लड़कियां क्या करती हैं, टॉयलेट में उनको फ्लश कर देंगी पैड्स को, ठीक है। ये भी नहीं करना है, इससे क्या होता है, टॉयलेट्स में फंस जाता है वो, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, ड्रेन पाइप में या टॉयलेट्स में आपको फ्लश नहीं करना है, ठीक है। डस्टबिन में डालना है, एक पेपर में लपेट के डस्टबिन में डालना है, ओके। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश द हैंड्स विद द सोप, ठीक है। उसके बाद अपने हाथ की भी साफ सफाई पूरी रखनी है, ठीक है। तो क्या करना है आपको उस टाइम पे, इंपॉर्टेंट आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आपको पहले तो साफ सफाई रखनी है अपनी, ठीक है। अपने खुद को क्लीन रखना है, बॉडी को क्लीन रखना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं रहेगा। हर 4 या 5 घंटे में आपको क्या करना है, पैड चेंज करना है और पैड यूज करना है, ठीक है। आपको कपड़ा यूज नहीं करना है, कपड़ा यूज नहीं करना है, आपको पैड्स यूज करने हैं, ओके। तो क्या हो गया आपका, ये आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन अपनी रखनी है, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, आज के हम टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में आपको क्या बताया था कि क्या होता है, जब स्पर्म्स क्या करते हैं, ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओवम और स्पर्म क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे आपस में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। स्पर्म का ओवम के साथ क्या होना, फ्यूज होना, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। स्पर्म्स हो गए, स्पर्म जब ओवम के साथ, दिस वन इज ओवम, ओवम के साथ क्या करेंगे, फर्टिलाइज यानी कि फ्यूज करेंगे, तो क्या क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन कोइटस semen is released by the penis into the vagina, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़े थे, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़े थे, उसमें से क्या पढ़ा था हमने, एक इवेंट कौन सा, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन में क्या होता है, जिसमें सीमेन जो है वो क्या होता है, कहाँ रिलीज करते हैं सीमेन, वेजाइना में रिलीज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कॉपुलेशन के टाइम पे यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होता है, पेनिस के थ्रू जो सीमेन रिलीज होता है वो कहाँ इंजेक्ट किया जाता है, वेजाइना में, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने इंसेमिनेशन बोल दिया था, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपके मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म, एक सीमेन में आपके क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। अब जो मोटाइल स्पर्म होते हैं, अच्छा मोटिलिटी किससे आती है स्पर्म्स में, मोटिलिटी किससे आती है, उनकी जो क्या होती है जो स्पर्म का कौन सा पार्ट होता है, मिडिल वाला पीस होता है, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये हमने किसमें पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म होता है उसकी मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियस प्रेजेंट होते हैं, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं स्विम करने के लिए, ठीक है। तो मोटिलिटी कहाँ से आ जाती है स्पर्म में, थ्रू दी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन देम।
स्विम रैपिडली पास थ्रू दी सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू पास करते हैं, ठीक है, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच टू द एम्प्यूलरी रीजन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे पहुंचते हैं? एम्प्यूलरी रीजन। एम्प्यूलरी रीजन क्या होता है? अब ये हमने कब पढ़ा था? जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था क्या होता है एम्प्यूलरी रीजन एक फेलोपियन ट्यूब का, ठीक है, जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं, उसका पार्ट है, ठीक है। एम्प्यूलरी किसका पार्ट है? जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका पार्ट है तो एम्प्यूलरी रीजन क्या हो गया आपका? जिसका पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। तो ओवम का और स्पर्म का कहाँ पे मीटअप होते हैं? ओवम और स्पर्म कहाँ पे मीटअप होते हैं? एम्प्यूलरी रीजन में। कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब के, कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलरी रीजन में क्या होते हैं? मीटअप होते हैं। आपको ये याद रखना है, कहाँ पे मीटअप होता है दोनों का? एम्प्यूलरी रीजन में मीटअप होता है। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ट्रांसपोर्टेड टू द एम्प्यूलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में कौन से पार्ट में होता है तो आपको याद रखना है फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पे होता है? एम्प्यूलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, एम्प्यूलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ओके। Fertilization can only occur if ovum and sperm transported simultaneously to the ampullary region. अब क्या होगा कि हर सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्सुअल एक्टिविटी हो तो उसके बाद क्या हो? आपका कंसीव हो जाए, ठीक है, मतलब बेबी हो जाए। ज़रूरी नहीं है फर्टिलाइजेशन हो जाए। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि हम क्या बताया था मैंने आपको, क्या होता है 14th to 17th डे पे क्या होता है? ओवम रिलीज होता है, ठीक है। अगर उस टाइम पीरियड पे क्या होगा? स्पर्म अगर ओवम को मिल गया तो ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। उसी टाइम पे क्या है आपका जो ओवम है वो कहाँ पहुंचता है? एम्प्यूलरी रीजन में। उसी टाइम पे अगर क्या हुआ? उसी टाइम पे अगर उसको क्या मिल गया उसी टाइम पे अगर उसको स्पर्म मिल गया, ओवम को स्पर्म मिल गया, तो ही क्या होगा? तो ही उसमें उसका इम्प्लांटेशन होगा, यानी कि तो ही वो क्या होगा? एक बेबी फॉर्म होगा, ठीक है। तो क्या है इसीलिए हर सेक्सुअल एक्टिविटी क्या होता है? दैट नॉट लीड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है। इसलिए हर सेक्सुअल एक्टिविटी प्रेगनेंसी नहीं बनती है, ठीक है। तो क्या है? दोनों का साइमल्टेनियसली एम्प्यूलरी रीजन पे पहुंचना जरूरी है, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई ऑल कॉपुलेशंस why not all copulations lead to pregnancy and fertilization इसीलिए जरूरी है कि क्या होना चाहिए? 14 to 17 डे पे जब ओवम प्रेजेंट है तभी वहां पे क्या होगा? स्पर्म अगर प्रेजेंट होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अब होता कहाँ पे? देखो ये हमने क्या पढ़ा था? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये क्या आपकी ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी से ओवम रिलीज हुआ और ये फेलोपियन ट्यूब दिख रही है आपको। तो फेलोपियन ट्यूब में ये वाला पार्ट जो है ये होता है आपका कौन सा रीजन? एम्प्यूलरी रीजन। ये कौन सा रीजन होता है? एम्प्यूलरी रीजन, फेलोपियन ट्यूब का एम्प्यूलरी रीजन। अब यहाँ पे क्या आप देखो, यूट्रस से यहाँ से क्या हुआ? यूट्रस से यहाँ से स्पर्म्स आए एंड स्विम करके कहाँ पहुंचना है उनको? एम्प्यूलरी रीजन तक। और ओवम कहाँ से आएगा? ओवरी से। ओवरी में फॉर्म हुआ और फॉर्म होके ओवम कहाँ जाएगा? एम्प्यूलरी रीजन तक। अब दोनों फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा? ओवम एंड स्पर्म कहाँ मीटअप करेंगे? आपके एम्प्यूलरी रीजन पे मीटअप करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? इस रीजन पे दोनों ने मीटअप किया, ठीक है। तो क्या होगा? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन a sperm come in contact with the layer of ovum induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. अब देखो, अब है क्या? मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हुए हैं, ठीक है। एक सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हुए हैं, लेकिन क्या होता है? एक ही स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज करता है, ठीक है। एक ही स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज करता है। अब क्या है? मतलब कि कितना, बहुत ही कम चांसेस हैं, ठीक है, कि क्या करेगा कोई मतलब फर्टिलाइजेशन ना हो। अगर क्या हुआ? सेम टाइम पे ओवम और स्पर्म मिल गए तो क्या होगा? चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या है? आपका जो स्पर्म है वो क्या करेगा? ओवम को फर्टिलाइज करेगा और क्या करेगा जैसे जैसे ही एक स्पर्म ने एंट्री ली ओवम के अंदर,
जैसे ही एक स्पर्म ने एंट्री ली ओवम के अंदर, तो ओवम क्या कर लेती है, एक अपनी लेयर डेवलप कर लेती है और क्या कर देती है, बाकी स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, यानी कि एक ही स्पर्म क्या करेगा, ओवम के अंदर एंट्री करेगा। ओके ठीक है, तो एक ही ओवम ने एंट्री कर लिया आपकी, फिर उसके बाद क्या बनता है, ओवम फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनता है आपकी, ये डिवीजन होता रहता है, 2 सेल स्टेज में बनेगा। पहले जाइगोट बना, जाइगोट से क्या होगा, वो 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर उसमें डिवीजन और होगा, 4 सेल में डिवाइड होगा, और डिवीजन होगा 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल्स, ऐसे क्या होगा, सेल्स में डिवाइड होगा। अभी एक ही ये जाइगोट के अंदर चलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा और क्या बनाएगा, एक स्टेज मॉर्यूला, मॉर्यूला के बाद बनती है एक ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, क्या स्टेज बनती है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या करती है आपकी, ब्लास्टोसिस्ट क्या करती है, यूट्रीन की वॉल में चिपक जाती है। देखो ये चिपक गई है, ये वॉल है, और ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ से क्या हो गया, इससे अटैच हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो है वो क्या करती है, यूट्रीन की वॉल से चिपक जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमें पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि पता कैसे चलता है कि कोई क्या है, कोई लड़का है या लड़की, कैसे पता चलता है, उसके नंबर ऑफ सॉरी उसके क्रोमोसोम्स को देख के किसको देख के, सेक्स क्रोमोसोम्स को देख के। ठीक है, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, क्रोमोसोम्स को देख के क्या पता चलता है कि सेक्स का चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसके सेक्स क्रोमोसोम को देख के पता चलेगा। ठीक है, हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। ठीक है, कौन सी स्टेज पे, जब ये क्या बन गया था, जाइगोट बन गया था। जाइगोट के बाद क्या बोल सकते हैं हम, जब ये डिवाइड कर रहा था। ठीक है, जाइगोट के बाद जब ये डिवाइड कर रहा था और बहुत सारी सेल्स इसने बना ली थी, मॉर्यूला तक, ब्लास्टोसिस्ट तक। ठीक है, उसके बाद जाइगोट में भी कौन सी हम बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जब ये पहुंच गया था, तो इसने क्या किया, उस स्टेज में डिसाइड हो जाता है कि वहां पे बेबी का सेक्स क्या होगा करके। ठीक है, तो हैप्लॉइड गैमेट, गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, यानी कि उसमें अभी क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, कितने हैं क्रोमोसोम्स, 23, प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल तो फीमेल से हाफ नंबर प्रोड्यूस हुए, कितने सेक्स हैव द सेक्स क्रोमोसोम, एक्स ओनली। ठीक है, एक्स एक्स होंगे, कौन से कौन सा होगा, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, और मेल्स में क्या होते हैं आपके, स्पर्म्स जो है उसमें, स्पर्म्स में आपका क्या सेक्स क्रोमोसोम रहेगा, एक्स, आइदर एक्स और वाई। ठीक है, आइदर एक्स रहेगा और आइदर वाई रहेगा। ठीक है, तो यानी कि 50% चांसेस हैं कि स्पर्म में या तो एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% चांसेस है या तो वाई क्रोमोसोम होगा। ठीक है, देखो जैसे ये फादर है आपके, ये क्या हो गया, फादर है, तो फादर में क्या है, इसके पास जब ये क्या करेगा, इसके गैमेट्स बनेंगे, यानी कि स्पर्म जब ये प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें चांसेस हैं कि इसमें एक में इसमें एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। ठीक है, क्या चांसेस है कि एक्स भी हो सकता है एंड वाई भी हो सकता है, 50-50 चांसेस है। मतलब ये डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा होगा, एक्स होगा कि वाई होगा। और मदर के पार्ट्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स। ठीक है, तो 50 चांसेस इसके भी हैं कि ये तो एक्स बनाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक्स ही बनाएगी, इसके पास और कोई चांसेस नहीं है। तो क्या करते हैं, बहुत से टाइम पे लोग क्या करते हैं, अभी भी औरत को जिम्मेदार मानते हैं कि लड़की हो गई तो किसकी गलती है, लड़की लड़की अगर हो रही है तो किसकी गलती है, मदर की गलती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जिम्मेदार कौन होता है इसका, फादर। जिम्मेदार कौन होता है, अगर लड़की हो रही है या लड़का हो रही है, डिसाइड किससे होता है ये डिसाइड होता है फादर से। डिसाइड किससे होता है, फादर से डिसाइड होता है। ठीक है, तो फादर डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, अगर एक्स क्रोमोसोम जा रहा है किससे, फादर से, तो लड़की होगी। ठीक है, क्योंकि मदर के पास तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स ही है, तो वो एक्स ही देगी। ठीक है, तो अगर फादर के पास से एक्स क्रोमोसोम जा रहा है तो ही लड़की होगी, और वाई क्रोमोसोम जा रहा है तो लड़का होगा। ठीक है, तो डिसाइड कहाँ से गया, फादर की वजह से। तो अगर कोई बोले नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को कि क्या है, मदर जिम्मेदार है कि अगर लड़की ही लड़की 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 हो रही है। ठीक है, बहुत से लोगों को क्या दिक्कत रहती है, फिर पहले तो बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती थी कि क्या होता था, फीमेल फर्टिसाइड कर देते थे। एक प्रोसेस होती है एमिनोसेंटेसिस, क्या प्रोसेस होती है, एमिनोसेंटेसिस। तो एमिनोसेंटेसिस में क्या होता है, उसमें
पेट में ही बच्चे का पता लगा देते हैं सेक्स का, कि क्या इसका मतलब बेबी होना है, कौन सा बेबी होना है, या तो बॉय बेबी होना है या गर्ल बेबी होना है, ठीक है। तो पहले ही पता लगा लेते थे। और फिर क्या हो गया, फिर क्या करते थे, अगर पता चल गया कि लड़की है तो क्या करते थे, उसको पेट के अंदर ही मार देते थे, फीमेल फोर्टिसाइड कर देते, यानी क्या क्या उसको पेट के अंदर ही खत्म कर देंगे, उसको आने ही नहीं दिया बाहर, ठीक है। वो क्या किया, पेट के अंदर ही मार दिया। तो और जिम्मेदार किसको ठहराते थे, मदर को। जिम्मेदार किसको ठहराएंगे, कि मदर को, कि यही है, इसको ये लड़कियां लड़कियां ही हो रही हैं, ठीक है, यही जिम्मेदार है। लेकिन एक्चुअल में जिम्मेदार होता कौन है, फादर, ठीक है। अब वो क्रोमोजोम कौन सा आ रहा है वो डिसाइड कौन करता है, फादर का स्पर्म डिसाइड करता है कि कौन सा क्रोमोजोम्स आ रहा है, ठीक है। फादर के स्पर्म से पता चलता है कि कौन सा क्रोमोजोम आ रहा है। अगर फादर के क्रोमोजोम कौन सा है, एक्स वाला है, ठीक है, इससे मान लो जो क्रोमोजोम आया वो एक्स आया, ठीक है। और मदर से जो यहाँ से क्रोमोजोम आया वो तो एक्स ही आएगा। मदर से जो क्रोमोजोम आएगा वो तो एक्स ही आएगा, उसके पास एक्स ही क्रोमोजोम है, ठीक है। तो क्या होगा, डॉटर होगी। एक्स एक्स क्रोमोजोम बन गए तो क्या होगी, डॉटर होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, फादर से अगर फिर से क्या बोला हमने, फादर से कौन सा आया, वाई क्रोमोजोम आया, ठीक है। कौन सा क्रोमोजोम आया, वाई क्रोमोजोम, ठीक है। और मदर से यहाँ से कौन सा क्रोमोजोम आया, एक्स। मदर से कौन सा आया, मदर से तो कौन सा ही आएगा, हमेशा एक्स क्रोमोजोम ही आएगा मदर से। मदर के पास है ही एक्स, एक्स तो कौन सा आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स आ सकता है, ठीक है। तो जैसे ही इसके वाई क्रोमोजोम इससे आया तो क्या होगा, ये सन, ठीक है। एक्स वाई क्रोमोजोम जैसी बन गया तो ये सन होगा, ठीक है। और देखो और क्या हो सकते हैं, दोबारा फिर से दूसरे एक्स क्रोमोजोम के साथ भी हम कर सकते हैं, तो क्या होगा, एक डॉटर एक सन। तो क्या है, 50-50 चांसेस हैं इसमें, 50-50 चांसेस है कि एक्स क्रोमोजोम आ सकता है या वाई क्रोमोजोम आ सकता है। लेकिन मदर के पास तो कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, उसने सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोजोम ही देना है, ठीक है। तो क्या है, अब आपको पता चल गया कि गलती किसकी है इसमें, ठीक है। अगर गलती भी क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, कि बेटा होगा या बेटे होगी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल फुली रिस्पॉन्सिबल है, ओके। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन में हमने क्या बताया था आपको, इम्प्लांटेशन क्या होता है, जैसे ही स्टेज आती है कौन सी, ब्लास्टोसिस्ट, फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म किससे मीटअप होगा, ओवम से। ओवम से जैसे ही मिला तो वो क्या होगा, मीटअप होने के बाद वो एक स्टेज पे पहुंचता है, पहले मॉड्यूलर स्टेज पे पहुंचेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे। तो जैसे ही पहुंचा तो क्या होगा, यूट्रस में क्या कर जाएगा, वो इम्प्लांट कर जाएगा, यूट्रस में क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा। सॉरी, यूट्रस की वॉल के साथ जाके चिपक जाएगा, और क्या होगा वहां पे, उसको हम बोलेंगे कि इम्प्लांटेशन हो गया, यानी कि प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है। तो क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन, जैसे ही जाइगोट बना तो उसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, कहाँ से, इस्थमस में फर्टिलाइजेशन हुआ था वहां से, ओविडक्ट ऑफ इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट एंड क्लीवेज स्टार्ट होता है वहां से, ठीक है। क्लीवेज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोल रहे हैं, माइटोसिस, यानी कि क्या हो रहा है, उसके क्लीवेज ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या है, उसकी सेल्स के अंदर जो सेल्स है उसकी वो डिवाइड हो रही है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है, पूरा जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो क्या आपका उसके अंदर नंबर ऑफ कॉपीज बनते जा रही है, फॉर्म्स 2, 4, 6, 8 डॉटर सेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर। तो पहले क्या बना आपका, ब्लास्टोमेयर बना, ब्लास्टोमेयर के बाद 8 to 16 ब्लास्टोमर की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मॉर्यूला। तो जैसे ही ब्लास्टोमर बना, ब्लास्टोमर के बाद क्या बनेगा, मॉर्यूला। मॉर्यूला के बाद क्या होगा, डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब मॉर्यूला डिवाइड करता है तो क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद क्या होगा, वो यूट्रस में पहुंचा, ब्लास्टोसिस्ट जैसी स्टेज बन जाती है वो यूट्रस तक पहुंच जाता है, और ब्लास्टोसिस्ट जो है बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रियस ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम में जाके ये चिपक जाता है, क्या होगा, एंडोमेट्रियम में जाके ये वहां पे चिपक जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है। ये क्या होगा, चिपक गया वहां जाके, और इससे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है। देखो क्या होता है, ये ओवरी, आपकी ओवरी में क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद कहाँ पे मीटअप करेंगे, ओवम एंड स्पर्म, एक इसको हम क्या बोलते हैं,
एम्प्यूलरी रीजन, क्या बोलते हैं इसको? एम्प्यूलरी रीजन। एम्प्यूलरी रीजन में इन्होंने मीटअप किया, एग एंड स्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज हुए, यहाँ पे क्या होगा, हो गया आपका ये फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? 2 सेल स्टेज। अब इसके अंदर ही डिवाइड कर रहा है, देखो जो इसके अंदर है, सेल के अंदर डिवाइड कर रहा है ये, डिवाइड किया, फिर 4 सेल स्टेज आएगी, 8 सेल स्टेज आएगी। उसके बाद क्या होगा आपका, देखो 2 से आपकी 4 में गई, 4 से 8 सेल, देन आपका क्या बनेगा? मॉर्यूला। देन क्या बनेगा? मॉर्यूला स्टेज बनी। मॉर्यूला के बाद क्या बनता है आपका? ब्लास्टोसिस्ट। मॉर्यूला के बाद क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है आपका? ये हो गया यूट्रीन, यूट्रस हो गया ये वाला यूट्रस है, यूट्रस में जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक है, यूट्रस में जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूट्रस में जाके चिपक जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? इम्प्लांटेशन। यानी कि क्या हो गया है? प्रेगनेंसी हो गई है। ठीक है, इस स्टेज को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? फर्टिलाइजेशन देखा क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, कौन से क्रोमोसोम्स होता है, फीमेल्स में कौन से क्रोमोसोम्स होता है, मेल्स में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और क्या देखा हमने? मेंस्ट्रुअल हाइजीन देखा, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है वो हमने देखा। एंड हमने क्या देखा? इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हमने देख ली यहाँ पे। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, और और क्या देखेंगे हम, और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी में, वो सब चीज़ें देखेंगे। ओके, एंड हॉर्मोन्स कौन कौन से यूज़ होते हैं आपके, कौन से हॉर्मोन्स उस टाइम पे निकलते हैं, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हॉर्मोन्स कौन कौन से हो गए, ये सब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय बाय।